नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हमारे कार्यक्रम आज का यूपी में हम हाजिर हैं आपके लिए खबरें लेकर जो आपके सरोकार की हैं। सबसे पहले बात वाराणसी की, जहां कोरोना से डिप्टी सीएमओ की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार गंभीर होता जा रहा है और कई लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। वाराणसी के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जंग बहादुर की मौत भी कोरोना से हुई, लेकिन ये वाकया तब और हंगामेदार हो गया जब पता ये चला कि उनका शव बदल गया है। परिजनों ने जब मुखाग्नि देने के लिए उनके शव को वो हरिश्चंद्र घाट लेकर आए, तब पता चला कि ये तो किसी दूसरे का शव है। आनन फानन में फिर दोबारा से अस्पताल से उनके शव को मंगाया गया और उसके बाद उसकी अंत्येष्टि की गई। अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी कोरोना के इस दौर में मौत के समय कई शवों की अदला बदली हो चुकी है और ये मामला तो उस डिप्टी सीएमओ से जुड़ा हुआ है जिसके जिम्मे कोविड और कोविड से जुड़े मरीज रहते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक गलती का खामियाजा कोरोना के इस दौर में आम लोग भी उठा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि कोरोना लगातार गंभीर होता जा रहा है। हम चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण सियासत को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ सियासत में ब्राह्मण चर्चा का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने एक उम्मीदवार का ऐलान किया है और उम्मीदवार का नाम है जयप्रकाश निषाद। जी हां, ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी दल ब्राह्मण चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने बेनी प्रसाद वर्मा की खाली हुई सीट पर अति पिछड़ी जाति से आने वाले जयप्रकाश निषाद को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। समीकरणों को देखते हुए उनकी जीत तय मानी जा रही है और यह भी मान लीजिए कि यह बीजेपी का एक सधा हुआ कदम है, क्योंकि पूर्वांचल में और खासकर बाराबंकी से लेकर कुशीनगर, अयोध्या और गोरखपुर तक के इलाके में एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश दिखाई देती है। जयप्रकाश निषाद न तो संघ बैकग्राउंड के हैं और ना ही बीजेपी। 2017 में बसपा से चुनाव हारने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और मायावती के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे दौर में जब राम और परशुराम की चर्चा चल रही है, ऐसे दौर में जब दूसरी पार्टियां ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को लेकर के चर्चा में मशगूल हैं, बीजेपी ने अपना अति पिछड़ा कार्ड इस चुनाव के बहाने खेल दिया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में मंदिर निर्माण की आधारशिला रखे जाने और भूमि पूजन के बाद आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार आम लोगों से दान और चंदे की अपील की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बाकायदा ट्विटर हैंडल पर अपील कर लोगों से कहा कि अगर वो मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देना चाहते हैं, चंदा या पैसे डालना चाहते हैं, तो अब वो स्टेट बैंक के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट में अपना चंदा, अपना दान सीधे भेज सकते हैं। पहली बार इस ट्रस्ट ने खुलकर लोगों से अपील की है कि वो राम जन्मभूमि पर बनने वाले उस भव्य मंदिर के लिए अपना सहयोग दें। बता दें कि कुछ दिन पहले लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाकायदा अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट लोगों के लिए जारी किया, उसके नंबर जारी किए, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो ट्विटर और व्हाट्सएप है उस पर अवेलेबल कराया है और अब लोग आसानी से राम जन्मभूमि पर बनने वाले उस भव्य मंदिर के लिए अपना दान, अपना चंदा और अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर के सुदीक्षा भाटी मामले में सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। मेरठ के आईजी ने बाकायदा इस एसआईटी का गठन किया है जो इस बात की जांच करेगा कि क्या सुदीक्षा भाटी की मौत कोई हादसा है या फिर मंचलों और शोधों की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। पिछले 24 घंटे से इस मामले पर लगातार सियासत गरमाई हुई है और परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक शोधों
और मनचलों की वजह से हादसा हुआ जिसमें उस होनहार लड़की की मौत हुई है। बता दें कि इस पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर परिवार के लिए न्याय की मांग की है। कुल मिलाकर एसआईटी अगले 3 दिनों में इस बात की जांच और तहकीकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि सुदीक्षा भाटी की मौत क्या हादसा है या फिर सचमुच इसके पीछे कोई दूसरी कहानी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश शासन ने जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को देखते हुए जुलूस, जलसे या फिर बड़े पूजा पाठ के कार्यक्रमों पर एक तरीके से रोक लगा दी है। कोई भी बड़ा कार्यक्रम, बड़ा पूजा, जलसा, कुछ भी सड़कों पर, मंदिरों में या दूसरे धर्मस्थलों में नहीं हो सकेगा। कोविड के इस दौर में सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे किसी भी धर्म का कोई भी प्रार्थना स्थल हो, लोगों की भीड़ वहां नहीं जुटनी चाहिए। और इसे ही लेकर के बाकायदा शासन ने आदेश निकाल दिया है कि चाहे मुहर्रम हो, जन्माष्टमी हो या गणेश चतुर्थी, लोगों की भीड़ नहीं जुटनी चाहिए और धारा 144 लागू रहेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने L1 को छोड़कर L2 और L3 के लेवल के जो हॉस्पिटल हैं उसमें बेडों की संख्या बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। अब भीड़ कम करने के साथ साथ टेस्टिंग पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बढ़ते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। कोविड को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह कहा कि अगर 10 स्टेटों को यानी 10 राज्यों को साध लिया जाए या वहां कोविड के केसों की संख्या पर अगर नियंत्रण पा लिया जाए तो शायद ये देश कोरोना से जीत जाएगा। और यही वजह है कि उन्होंने इन सभी राज्यों को, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, सबों को ज़्यादा से ज़्यादा कोविड टेस्ट करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 1 लाख से 1,25,000 के आसपास कोविड टेस्ट की संख्या चल रही है। लेकिन पिछले दिनों लखनऊ के बहुत सारे प्राइवेट जो लैब्स हैं उन्हें टेस्टिंग से रोक दिया गया। साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर वो आईसीएमआर के मानक को नहीं मानते या अगर वो उस मानक के तहत टेस्ट नहीं कर पा रहे तो उन्हें टेस्ट नहीं करना होगा। यही वजह है कि लखनऊ में ढेरों प्राइवेट लैब इस वक्त कोविड का टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कुछ प्राइवेट लैब्स को ये सुविधा दी है और कहा है कि जिन्हें भी ये टेस्ट करना है उन्हें आईसीएमआर की गाइडलाइन माननी होगी। माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लखनऊ में कोविड के तादाद काफी ज्यादा निकल कर आ रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं इसे कम करने की ये कोशिश भी हो सकती है। तो लखनऊ से यह था हमारा आज का यूपी न्यूज कैप्सूल। आप देखते रहिए यूपी तक।